हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एस टीचिंग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में, जो कि 9th क्लास की बायोलॉजी के इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज चैप्टर का एक टॉपिक है। बहुत इजी सा, बहुत कॉमन सा टॉपिक है। क्विकली हम इसको करेंगे। तो जब भी हम पोल्ट्री टर्म सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? हैन एंड कॉक्स। क्लियर? तो पोल्ट्री फार्मिंग क्या हुआ? इन्हीं हैन और चिकन, या जिसको फॉल भी बोल सकते हैं, इनको पालना अपने फ़ायदे के लिए। क्यों पालेंगे हम इनको? ताकि हम इनसे एग्स और मीट ले सकें। तो दिस इज़ पोल्ट्री फार्मिंग। अच्छा, सिर्फ हैन और चिक्स ही नहीं आते हैं, इसमें गीज़ एंड डक्स भी आते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम डिटेल में हैंस के बारे में ही, चिकन्स के और फॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ पोल्ट्री फार्मिंग? पोल्ट्री फार्मिंग इज़ rearing, breeding and caring of domesticated fowl or chicken and some other birds like geese and duck for their eggs and meat के लिए। अब मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ग्रीन रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, सिल्वर रेवोल्यूशन, ये सारी टर्म्स पढ़ाई थी कि कौन सा रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है। तो सिल्वर रेवोल्यूशन इज़ रिलेटेड टू पोल्ट्री एग्स और एग प्रोडक्शन। याद रखना इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्वर रेवोल्यूशन रिलेटेड टू एग प्रोडक्शन। और फादर ऑफ इंडियन पोल्ट्री किसको बोला जाता है? बी वी राव। फादर ऑफ इंडियन पोल्ट्री इज बी वी राव। नेक्स्ट अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स। पोल्ट्री फार्मिंग तो हमने पढ़ लिया, लेकिन कितने टाइप के पोल्ट्री बर्ड्स होते हैं? तो मेनली दो ही टाइप के होते हैं, दैट इज़ ब्रॉयलर एंड लेयर्स। ब्रॉयलर्स जो होते हैं उनको हम मीट प्रोडक्शन के लिए पालते हैं, और लेयर्स जो होते हैं वो एग प्रोडक्शन के लिए पालते हैं। तो लेयर्स में क्या आता है? फीमेल्स जो होती हैं वो आती हैं। क्लियर? अच्छा, एक थर्ड टाइप का और भी है। कॉक फाइटिंग में भी कुछ कॉक्स को इनको यूज़ किया जाता है, जैसे कि एक इंडिया की ही इंडिजिनस ब्रीड है असील। असील इज़ एम्प्लॉयड इन कॉक फाइटिंग। क्लियर? अब इंडिजिनस ब्रीड्स जो हैं, व्हाट आर इंडिजिनस ब्रीड्स? जो कि हमारी कंट्री की ही हैं, यहीं पे ओरिजिन हुई हैं, दैट आर नोन एज इंडिजिनस ब्रीड्स। तो जैसा कि काऊ के केस में पढ़ा हमने, कैटल फार्मिंग में पढ़ा इंडिजिनस काऊ, वैसे ही पोल्ट्री में भी है इंडिजिनस ब्रीड्स। वो कैसी होती हैं? हार्डी होती हैं एंड पोजेसेस इम्यूनिटी टू मैनी डिजीजेज। जल्दी बीमार नहीं होते हैं। बट ये तो इनका प्लस पॉइंट आ गया, लेकिन नेगेटिव पॉइंट क्या है इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ पोल्ट्री का? कि एक तो वो उनकी ग्रोथ कम है, स्लो ग्रोइंग है, और उन कम एग देंगे और छोटे साइज़ के एग देंगे। ये इनका नेगेटिव पॉइंट है। क्लियर? प्लस पॉइंट बोल दिया, रेजिस्टेंट टू मैनी डिजीजेस और हाई इम्यूनिटी है एंड हार्डी हैं। नेगेटिव आ गया, स्लो ग्रोइंग है और लेज लेस नंबर ऑफ एग्स एंड स्मॉलर इन साइज। एग्जाम्पल आपने याद रखने हैं इंडिजिनस ब्रीड्स ऑफ फॉल, दैट इज असील, बसरा, कोचीन एंड चिटगोंग। Okay, as you can see the image of here is asil fowl. Clear? Next हम करेंगे exotic breeds of fowl. exotic breeds कैसी होती हैं? उससे पहले आपको ये exotic टर्म पता होना चाहिए। exotic breeds वो होती हैं जो कि किसी दूसरी कंट्री से यहाँ हमारे इंडिया में लाई गई हों, जो कि यहाँ की नहीं थी। exotic breeds उनका क्या था? स्मॉल साइज्ड बॉडी होती थी, ग्रोथ रेट उनका फास्टर था, और उनकी जो एग प्रोडक्शन है, आउटपुट जो है, वो लंबे टाइम तक एग देंगे और ज़्यादा एग देंगे और लार्जर साइज़ के देंगे। वैसे ही जो ब्रॉयलर हैं वो भी, उनकी मीट प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और वो बड़े साइज़ के होंगे। एग्जाम्पल आ गए एक्जॉटिक ब्रीड्स के, वाइट लेग हॉर्न, रोडे आइलैंड रेड, पॉलीमाउथ रॉक एंड ब्लैक मिनोरका। क्लियर? तो ये तो हमने पढ़ ली indigenous breeds and exotic breeds with their examples. Here you can see in the picture white leghorn, मेल भी एंड फीमेल भी है। नेक्स्ट आया, अब हमने पढ़ लिए इनके प्लस पॉइंट भी पढ़ लिए, इंडिजिनस के नेगेटिव भी पढ़ लिए, और फॉरेन जो एक्जॉटिक ब्रीड्स थी उनके भी पढ़ लिए हमने, क्या क्या उनके फीचर्स थे। अब वैरायटी इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं? हम ऐसी वैरायटी चाहते थे जो कि ज़्यादा एग ले करे, कम बीमार पड़े, ऐसे ना। तो वो हम कैसे ले सकते थे? जो इंडिजिनस ब्रीड्स हैं और एक्जॉटिक ब्रीड्स हैं, इनकी क्रॉस ब्रीडिंग करा के। क्लियर? इम्प्रूवमेंट इन वेराइटीज़ ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स कैन बी कैरिड आउट थ्रू क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन इंडिजिनस एंड एक्जॉटिक ब्रीड्स, और न्यू वेराइटीज़ आर डेवलप्ड फॉर ऑब्टेनिंग द डिज़ायर्ड ट्रेड्स। क्या क्या ट्रेड्स हम चाहते थे? कैसे हो कि
हाई नंबर एंड बेटर क्वालिटी ऑफ चिक्स हो, क्लियर, एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्वार्फ फीमेल पार्टनर्स, जो फीमेल हैं, जो लेयरर हैं, वो छोटे साइज़ की हों और जो ब्रॉयलर हैं वो बड़े साइज़ के हों। उनकी जो एग प्रोडक्शन है, एग लेइंग पीरियड है, वो ज़्यादा टाइम तक दें, अच्छी क्वालिटी के वो एग्स दें, ज़्यादा नंबर में दें। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टॉलरेंस उनकी होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में कुछ कुछ स्टेट्स में समर में हाई टेम्परेचर रहता है, ठीक है। रिडक्शन इन साइज ऑफ लेयर बट लार्ज साइज ऑफ एग्स। इंक्रीज यील्ड ऑफ एग, ये मैंने बता दिया आपको। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट हो एंड एबिलिटी टू यूज़ मोर फाइब्रस एंड चीपर डाइट कंसिस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स। कुछ भी जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उन सबको पचा जाएँ, वो ऐसे होने चाहिए। तो कुछ क्रॉस ब्रीड जो या फिर हाइब्रिड वेराइटीज़ जो हैं फॉल की, वो हैं HN260, रानी, शेवर एंड कीस्टोन एंड पूना पर्ल। दीज आर द क्रॉस ब्रीड वेराइटीज ऑफ फॉल्स। नेक्स्ट अब हम करेंगे एग प्रोडक्शन एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन। जो एग प्रोडक्शन है वो कौन देता है? जो लेयरर्स हैं। तो जो लेयर्स हैं वो कैसे होनी चाहिए, उनके लिए कब कब कितने टाइम के बाद वो एग्स दे सकते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एग प्रोडक्शन, hens और फीमेल्स और लेयर्स आर रेज्ड फॉर एग प्रोडक्शन। जो यंग फीमेल बर्ड्स होते हैं उनकी टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन कराई जाती है। डी बेक्ड ट्वाइस, 2 बार उनकी बेक को तोड़ा जाता है। एंड डब्ड वंस एंड गिव फ्रेश बैलेंस्ड डाइट एवरी टाइम, क्लियर। अब वो एग देना कब शुरू करती हैं? आफ्टर अबाउट 20 वीक्स के बाद वो एग देना स्टार्ट करती हैं और इट कंटिन्यूज़ फॉर अबाउट 500 डेज़ तक। याद रखना इसको, अबाउट 20 वीक्स के बाद जो लेयर्स हैं वो एग देना स्टार्ट करते हैं और इट कंटिन्यूज़ अबाउट 500 डेज़। लेकिन जैसे ही बेचारों की एग प्रोडक्शन कम हो जाती है और उनके एग की क्वालिटी कम हो जाती है, द हैंड्स आर सोल्ड आउट फॉर स्लॉटरिंग। ये इंसान बड़ा गलत काम करता है, क्लियर। अब आए ब्रॉयलर्स जो होते हैं, ब्रॉयलर प्रोडक्शन। ब्रॉयलर्स आर क्विक ग्रोइंग चिकन, ये मेल्स होते हैं विच आर रेज्ड फॉर ऑब्टेनिंग मीट, इसलिए इनको टेबल बर्ड्स भी बोलते हैं ब्रॉयलर्स को। एग्जाम्पल है इनके अनाग 2000 एंड हब्बार्ड। एंड ब्रॉयलर्स आर अलाउड टू ग्रो 6 to 8 वीक्स तक इनको पालते हैं, जब तक उनका वेट 1 से 1.5 kg तक नहीं हो जाता है। 6 to 8 वीक्स, याद रखना इसे। एंड उस पीरियड के दौरान इनको जो है, इनकी जो डाइट है, उनको ज़्यादा डाइट दी जाती है एज़ कम्पेयर टू लेयर्स इनको। लेकिन इनकी डाइट कैसी होती है? रिच इन प्रोटीन, ताकि ये जल्दी से ग्रो करें, और फैट जिसमें ज़्यादा हो, ठीक है, और उस ताकि इनकी गुड हेल्थ रहे, फेदरिंग एंड कार्कस क्वालिटी के लिए। ब्रॉयलर्स आर जनरली मेल्स बट कैन बी फीमेल्स एज वेल। सॉरी। After attaining of particular weight, they are killed and sold after dressing और removal of head, feet and feathers। फिर इनको बेच दिया जाता है। 6 से 8 वीक्स तक पालने के बाद उनको बेच देते हैं, जब तक ये 1-1.5 किलो तक के ना हो जाते हैं। अब नेक्स्ट आया पोल्ट्री मैनेजमेंट। अब जैसा कि हमने कैटल मैनेजमेंट में पढ़ा था, उनको शेल्टर अच्छा होना चाहिए, हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, उनकी फीड अच्छी होनी चाहिए, वही चीज़ें हम पोल्ट्री मैनेजमेंट में भी करेंगे। शेल्टर उनका कैसा होना चाहिए, पोल्ट्री फीड और हेल्थ केयर के बारे में। तो जो पोल्ट्री बर्ड्स का जो शेल्टर होता है उसको पोल्ट्री शेड या पोल्ट्री हाउस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये ब्रिक्स या मोस्टली वुडन का बना होता है, लेकिन इसके एक जो डायरेक्शन होती है उसका ध्यान रखना आपको। इसका जो भी इसका शेल्टर होगा वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में बनाया जाएगा। क्यों? ताकि डायरेक्ट सन रेज से उन पोल्ट्री बर्ड्स को बचाया जा सके। वो ज़्यादा टॉलरेट नहीं कर सकते डायरेक्ट सनलाइट को, और इनको रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाया जाता है और पॉल्यूशन फ्री एरिया में। अब शेड कितना बड़ा बनाएंगे ये डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स आप पाल रहे हो। ज़्यादा पाल रहे हो तो बड़ा बनाना पड़ेगा, कम है तो छोटा बनाना पड़ेगा। एंड ईच बर्ड रिक्वायर्स 0.3 to 0.4 मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया अप्रॉक्सीमेटली, क्लियर। अब जो ब्रॉयलर हैं और लेयर्स हैं उनके जो शेड्स हैं उनको इकट्ठे नहीं रखते, वो सेपरेट होते हैं, और उनमें बहुत ज़्यादा विंडोज़ होती हैं वेंटिलेशन के लिए, और उसमें जाली लगी रहती है, वायर्ड नेट्स होते हैं। और जो शेड्स ऑफ लेयर्स होते हैं दैट दोज आर वेल लाइटेड,
क्यों? क्योंकि लाइट जो है वो स्टिमुलेट करती है एग लेइंग में, लाइट एक्ट्स एज ए स्टिमुलेंट फॉर एग लेइंग. In winter, warmth is provided. Temperature for broiler shed is kept between 34 to 38 डिग्री सेल्सियस एंड लेयर्स जो होती हैं वो थोड़ा कैन टॉलरेट लोअर टेम्परेचर भी टॉलरेट कर सकती हैं. फ्लोर कैसा होना चाहिए? स्लोपिंग होना चाहिए. लेकिन फ्लोर ऐसा नहीं है अभी सीमेंटेड है तो डायरेक्ट उसमें हम लाए मुर्गियाँ जितनी भी और पाल ली, ऐसा नहीं होता. उसके ऊपर पैडी हस्क रहता है, उसकी मोटी सी लेयर उसको बिछा के रखते हैं फ्लोर में, या फिर क्रश्ड मेज कॉब्स होती हैं. और उनको क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी प्रोविज़न होता है, जगह जगह पे रखे होते हैं जहाँ पे उनका पोल्ट्री फार्म होता है. ये तो आगे उनका शेल्टर कैसा होना चाहिए. अब उनको देते क्या है, फीड क्या होती है. अब जो लेयर्स होती हैं उनकी फीड डिफरेंट होती है और जो ब्रॉयलर्स होती हैं उनकी फीड डिफरेंट होती है. लेकिन दोनों को ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, सारे न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर चाहिए होता है और लो फाइबर भी चाहिए होता है. एंड फूड उनका बनता कहाँ है? मैक्सिमम जो है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट उससे आता है. लेकिन कई बार उनको फिश मील भी दिया जाता है ताकि उनको अच्छी प्रोटीन रिच डाइट मिले. जो ब्रॉयलर्स हैं, बोन मील भी दिया जाता है, मीट मील भी दिया जाता है, राइस ब्रान, व्हीट ब्रान, ऑयल केक्स, ये और रेजिड्यू ऑफ वेजिटेबल्स एंड अदर क्रॉप्स, ये सारी चीज़ें उनको दी जाती है, सब कुछ खा जाते हैं वो. ब्रॉयलर्स फीड शुड बी रिच इन प्रोटीन एंड पोजेसेस एडिक्वेट फैट and vitamins A and K for good and fast growth. Clear? नेक्स्ट और लास्ट इसका आता है पोल्ट्री फार्मिंग का हेल्थ केयर. शेल्टर हमने कर लिया उसका उनका, और उनका फीड भी हमने पढ़ ली. थर्ड एंड लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ हेल्थ केयर ऑफ द पोल्ट्री बर्ड्स. तो हेल्थ केयर का भी हमें उनका ध्यान रखना चाहिए ताकि उनमें कोई बीमारी ना फैले. इसलिए हमें उनके शेल्टर को क्लीन रखना चाहिए और प्रोटेक्ट्स फ्रॉम मॉस्किटोज एंड फ्लाइज और एक्सटर्नल पैरासाइट से भी उसको प्रोटेक्ट करना है. टाइम टू टाइम हमें अपने पोल्ट्री बर्ड्स की वैक्सीनेशन कराते रहना चाहिए. और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है ये आपने याद रखने हैं, पोल्ट्री बर्ड्स में जो डिजीज़ हैं वायरस से कौन सी होती हैं और बैक्टीरिया से और फंगस से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं. तो वायरल डिजीज़ ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स आर रानीखेत एंड बर्ड फ्लू, एंड बैक्टीरियल डिजीज़ आर ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा एंड डायरिया. फंगस से भी पोल्ट्री बर्ड्स में बीमारी होती है, दैट इज़ एस्परजिलोसिस. क्लियर? कई बार एक्सटर्नल एंड इंटरनल पैरासाइट पे वो भी उनको अफेक्ट करते हैं. कई बार क्या होता है, प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, उसकी वजह से भी उनकी हेल्थ अफेक्ट होती है. सो दिस इज़ all about poultry farming. If you like the video, then please subscribe my channel, that is MH Teaching. Thank you.